स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, क्या कभी आपने गौर किया है कि आपके फोन की स्क्रीन पर दिखने वाला भारत और आपके घर के दरवाजे के बाहर दिखने वाला भारत दोनों अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। सुबह उठते ही हेडलाइन आती है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हम खुश होते हैं, हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों में खड़े होकर के पिछली सरकारों की कछुआ रफ्तार का मजाक उड़ाते हैं और उसे एक नाम से क्रिटिसाइज करते हैं, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। दावा यह है कि हम उस सुस्ती के पिंजड़े को तोड़कर आज सुपर फास्ट हो चुके हैं। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझिएगा, अगर देश इतनी ही रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है तो आपके पड़ोस में उन पढ़े लिखे शर्मा जी के बेटे को एक अदर ढंग की नौकरी के लिए दर बदर भटकना क्यों पड़ रहा है। आज अगर इकोनॉमी सुपरफास्ट है तो हमारी और आपकी सैलरी बढ़ने के बजाय हर महीने दाल, तेल और बच्चों के स्कूल की फीस का खर्च लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, सच्चाई यह है कि नंबर्स बहुत तेज हैं, लेकिन आम आदमी की जेब आज भी खाली है। और आज चमकते हुए हेडलाइंस के इस शोर के बीच में हम वो असहज करने वाला सवाल पूछने वाले हैं जो कोई नहीं पूछ रहा है। क्या भारत आज भी उसी पुराने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के जाल में फंसा हुआ है? क्या इस बार जाल प्लास्टिक का नहीं, सोने का है? पिंजरा बहुत चालाक, ज्यादा आधुनिक और ज्यादा चमकदार हो गया है। भारत हेडलाइंस की रेस जरूर जीत रहा होगा, लेकिन अंदरूनी तौर पर वह लोअर मिडिल इनकम ट्रैप में ही बुरी तरह से लॉक हो चुका है। आज इस चमकती हुई जीडीपी का एक्सरे करेंगे और समझेंगे कि इस चमचमाती हुई रफ्तार के पीछे उस पुराने और बदनाम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का क्या गुप्त और डरावना कनेक्शन है। तो साथियों, सबसे पहले इतिहास में चलते हैं और समझते हैं कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था क्या। दोस्तों, इसका इस्तेमाल आज की राजनीतिक रैलियों में तंज के लिए किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी ने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया। साल था 1978 और एक प्रख्यात अर्थशास्त्री थे राजकृष्णा। उन्होंने एक टर्म कॉइन किया और टर्म था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। यह कोई धार्मिक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि भारत की तत्कालीन समाजवादी और सुस्त आर्थिक व्यवस्था पर एक तीखा व्यंग था। आजादी के बाद से लेकर 1980 के दशक तक भारत की जीडीपी सालाना 3%, 3.5% के बीच में ही कछुआ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, जबकि उसी दौर में दक्षिण कोरिया, ताइवान और सिंगापुर जैसे एशियाई देश रॉकेट की रफ्तार से आगे निकल रहे थे। वजह साफ थी, भारत में उस समय था लाइसेंस राज, जिसके अंतर्गत आपको व्यापार शुरू करने से कहीं ज्यादा सरकारी मंजूरी की फाइलें आगे बढ़ाना जरूरी था। कमांड इकोनॉमी हुआ करती थी, जहां बाजार की दिशा ग्राहक नहीं बल्कि सरकार तय किया करती थी। वर्तमान सरकार इसी टर्म को पुरानी कांग्रेसी नीतियों की नाकामी के प्रतीक के तौर पर पेश करती है और कहा जाता है कि वो जमाना गया जब हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से बढ़ रहे थे। अब हम 7 से 8% वाली रफ्तार वाले न्यू इंडिया हैं। आंकड़ों के लिहाज से यह बिल्कुल सच है दोस्तों, हम तेज हैं, लेकिन अर्थशास्त्र एक बुनियादी नियम पर चलता है और नियम है ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में, यानी कि वृद्धि और समृद्धि में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या सिर्फ गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देने से रास्ता बदल जाता है, या फिर हम एक ही गोल चक्कर पर ज्यादा तेजी से घूमना शुरू कर चुके हैं? यह समझने वाली बात है। अब हम बात करते हैं उस टर्म की जो इस पूरे खेल को कनेक्ट करता है और बेनकाब भी करता है। वह टर्म है लोअर मिडिल इनकम ट्रैप। आर्थिक शब्दावली में जब कोई देश गरीबी रेखा से ऊपर उठकर मिडिल इनकम की श्रेणी में आ जाता है तो उसकी प्रति व्यक्ति आय एक जगह पर आकर फ्रीज हो जाती है और तो वह इस ट्रैप का शिकार माना जाता है। वह कभी भी विकसित राष्ट्र की लीग में शामिल नहीं हो पाता। अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को इसी क्राइटेरिया में क्लासिफाई भी करता है। यही भारत की सबसे बड़ी विडंबना भी है। हम कुल जीडीपी के मामले में दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्दी ही आगे बढ़ने का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ही आप एग्रीगेट जीडीपी के चश्मे से हटकर पर कैपिटा इनकम को देखते हैं तो सच
सामने आने लगता है। आर्थिक हकीकत यह है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय आज भी $2,500 के आसपास है, जो हमें दुनिया के निम्न मध्यम आय वाले देशों की कतार में सबसे पीछे खड़ा करती है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए जिससे आप इसको कनेक्ट कर पाए। एक बहुत बड़ा परिवार है जो कुल मिलाकर बहुत पैसे भी कमा रहा है, लेकिन उसका समाज में रुतबा भी इसीलिए है क्योंकि वो बहुत पैसे कमा रहा है। लेकिन जब उस पैसे को परिवार के 140 करोड़ सदस्यों में बराबर बांटा जाता है तो हर हिस्से में कुछ चंद रुपए ही आते हैं। अब साथियों, 1970 के दशक में भारत की धीमी जो ग्रोथ रेट थी, जिसे हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया, उसका कारण था ट्रैप ऑफ पॉवर्टी या पॉवर्टी ट्रैप, गरीबी का जाल। आज भारत तेज ग्रोथ के बावजूद प्रति व्यक्ति समृद्धि में ठहराव वाले जाल में फंस चुका है। पिंजरा बदला है, कैदी आज भी वही है दोस्तों। अब उस नैरेटिव को भी डिकोड करते हैं जिसे हमारी पीआर मशीनरी दिन रात बेचती है। द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, कि भारत नंबर 1 कैसे बना या हमारी रफ्तार अचानक चमत्कारी रूप से बढ़ गई है क्या? तो जवाब है नहीं दोस्तों। 1990 से लेकर 2010 के दशक तक अगर हम देखें तो चाइना 9 से 10% की ऐतिहासिक रफ्तार से बढ़ रहा था और भारत तब भी 6 से 8% वाली रेंज में ही था। आज भारत इसलिए नंबर 1 नहीं है कि उसकी रफ्तार 12% हो गई है। भारत इसलिए नंबर 1 है क्योंकि उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी यानी कि चीन थक चुका है। चीन की आबादी घट रही है, डेमोग्राफिक डिक्लाइन हो रहा है, रियल स्टेट क्राइसिस वहां पर गहरा रहा है और उसे अपनी ग्रोथ रेट देखने को अगर हम कहें तो लगभग 4-4.5% के आसपास चीन की ग्रोथ रेट आ गई है। यानी कि हमने दौड़ में रफ्तार नहीं बढ़ाई है, बस आगे दौड़ने वाले एथलीट को अगर हम देखें तो वह धीमा हो गया है। हमारी अपनी आर्थिक ट्रेजेक्टरी जो है वो पिछले 1.5 दशक से 6.5 से 7% के दायरे में ही घूम रही है। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में स्ट्रक्चरल ग्रोथ सीलिंग कहते हैं, यानी वह अदृश्य छत जिसके ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था बिना गहरे ढांचागत सुधार के जा ही नहीं सकती है दोस्तों। तो अगर अब आप इतना डिस्कशन के बाद समझ पाए होंगे तो ओल्ड हिंदू ग्रोथ रेट जो थी वो 1950 से 80 के दशक में 3 से 3.5-4% तक थी, स्टैग्नेंट थी और प्रोडक्शन फेल्योर हो रहा था, फ्लैट पॉवर्टी थी। लेकिन अगर हम न्यू हिंदू ग्रोथ रेट की बात करें, आज की बात करें, 6.5 से 7.5% की ग्रोथ रेट है, लेकिन ये जॉबलेस ग्रोथ है, डिस्ट्रीब्यूशन फेल्योर हो रहा है और के शेप्ड रिकवरी हो रही है, यानी कि पिंजरा ही केवल बदला है दोस्तों। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे संवेदनशील और वैचारिक हिस्से पर। देखिए दोस्तों, वर्तमान सरकार जिस हिंदू ग्रोथ रेट का मजाक उड़ाती है वह अनजाने में उसी के एक आधुनिक संस्करण में फंसी हुई है। पुराने दौर में समस्या क्या थी? धीमी रफ्तार के कारण वेल्थ क्रिएट नहीं हो पा रही थी, संपत्ति का निर्माण नहीं हो पा रहा था। आज समस्या क्या है? आज वेल्थ क्रिएट तो हो रही है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटवारा बेहद असमान है। इसे अर्थशास्त्र में के शेप्ड रिकवरी कहा जाता है दोस्तों। के शेप्ड रिकवरी का मतलब एक तरीके का समझिए कि इनइक्वालिटी ट्रैप है ये, जहां ऊपर एक पतली सी लकीर ये जो है ये रॉकेट की तरह ऊपर चलती चली जा रही है, अमीर और अमीर होता जा रहा है और नीचे जो बहुसंख्यक आबादी है ये वाला हिस्सा, मिडिल और लोअर क्लास का हिस्सा, वो लगातार नीचे जा रहा है। और यह जो के शेप्ड रिकवरी है वो दिखाती है कि हमारी इकोनॉमी एक नए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में फंस जाती है और इसी को बड़े अर्थशास्त्री यह टर्म भी दे रहे हैं। यह पुराना जो जाल था वो प्रोडक्शन का हुआ करता था दोस्तों, नया जाल डिस्ट्रीब्यूशन और पर कैपिटा इनकम का है। विडंबना यह देखिए कि जिस आर्थिक शब्दावली को पिछले सरकारों की असफलता को घेरने के लिए ढाल बनाया जा रहा था वही आज नीतिगत कमियों को दिखाने का आईना बन चुका है। अब साथियों, इस चक्रव्यूह को तो आपने समझ लिया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये इसको तोड़ा कैसे जा सकता है। तो देखिए,
यहां पर आपको एक बहुत ही तार्किक बात कहेंगे कि भारत को केवल तेज ग्रोथ की नहीं बल्कि 3 विशिष्ट स्तरों पर काम करने की जरूरत है, जहां पर हम कहेंगे क्वालिटेटिव ग्रोथ करने की जरूरत है। पहला है ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ करने की आवश्यकता है, यानी कि भारत का विकास सिर्फ शेयर बाजार के सेंसेक्स, चुनिंदा कॉर्पोरेट्स और आईटी सेक्टर तक सीमित ना रह जाए। जब तक मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में उत्पादकता नहीं बढ़ेगी, देश का बेस मजबूत नहीं होगा दोस्तों। दूसरा, हमें वैसी ग्रोथ चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे। जॉबलेस ग्रोथ हमारे लिए काम नहीं करेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्रांति हमें एक ऐसी करनी होगी जो केवल ऑटोमेशन पर निर्भर ना हो, जो श्रम प्रधान हो, लेबर इंटेंसिव हो। भारत को गिग इकोनॉमी के अस्थायी रोजगारों से कहीं आगे बढ़कर सस्टेनेबल और डिग्निफाइड जॉब्स के लिए काम करना होगा। इसके साथ साथ तीसरा है स्ट्रक्चरल रीडिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर हमें देखना होगा कि हम मुफ्त की रेवड़ियां ना बांटें, बल्कि मानव पूंजी में निवेश करें, ह्यूमन कैपिटल में निवेश करें। सरकारी स्कूलों, वर्ल्ड क्लास स्किलिंग सेंटर्स और हेल्थ केयर पर भारी खर्च किया जाए, ताकि एक आम भारतीय इस काबिल बन सके कि वह देश की ग्रोथ में अपनी हिस्सेदारी पूरी तरीके से निभा सके। साथियों, राजनीतिक रैलियों में पुराने मुहावरे का मजाक उड़ाना और हेडलाइंस में खुद को नंबर 1 घोषित करना निसंदेह आकर्षक भी है और आसान भी है, लेकिन हेडलाइंस से परे हकीकत के पन्नों पर जाल आज भी बिछा हुआ है। जब तक देश की तरक्की हर नागरिक के बैंक अकाउंट और उसके जीवन स्तर पर रिफ्लेक्ट नहीं होती, तब तक 7%, 7.5% की यह ग्रोथ रेट महज एक भ्रम है। हम सिर्फ एक पुराने धूल धूसरित पिंजरे को छोड़कर एक नए चमचमाते हुए डिजिटल पिंजरे में प्रवेश कर रहे हैं। फैसला और नीतिगत बदलाव अब हमारे हाथ में है। इस गंभीर आर्थिक मुद्दे पर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि भारत इस नए लोअर मिडिल इनकम ट्रैप में फंस चुका है? अपने विचार कमेंट करके जरूर साझा कीजिएगा। स्टडी IQ पर हम इस प्रकार से गहरे विश्लेषण लाते हैं जिससे आप अपने विचारों को हमारे साथ साझा भी करें। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी देना चाहता हूं। जो बच्चे 2027, 2028 या 2029 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वे हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं और हमारे नए बैचेस स्मार्ट मॉडल पर आधारित हैं। सबसे खास बात यह है कि अगर आप 30 जून से पहले, यानी कि आज से पहले एडमिशन लेते हैं, आज रात तक एडमिशन ले लेते हैं, तो आपको कोर्स में 50% फीस का डिस्काउंट भी मिलेगा और डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। और ये सारी सुविधाएं तब मिलेंगी जब आप कोर्स को खरीदते समय पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हमारे बैचेस हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में, बाइलिंगुअल अवेलेबल है। आपके घर पर 18 बुक का सेट भेजा जाएगा, रेगुलर क्लासेस होंगी और इसके साथ साथ ये स्मार्ट मॉडल, इन सब की डिटेल्स आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर अपने टारगेट ईयर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और उसके बाद कोर्स को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। पीके लाइव कोड याद रखिएगा। चलिए, मैं आपको अपना सोशल मीडिया हैंडल्स भी बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको मेरे वीडियोस के अपडेट्स भी मिल जाया करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।